आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट की डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम लोग 16 जुलाई के एंड 17 जुलाई के करंट अफेयर्स करेंगे। पहले 16 जुलाई के आएंगे, फिर जब जैसे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से 17 जुलाई के स्टार्ट हो जाएंगे। पहला टॉपिक है हमारा अ स्टडी ऑन द वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड्स। सेकंड इज़ रिपोर्ट ऑन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स विच इज़ API। थर्ड इज़ फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर इन्फेंट निमोनिया अप्रूव्ड। फोर्थ इज़ इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। फिफ्थ इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। Sixth is Hope, UAE's first mission to Mars. Seventh is Dolphin numbers dips in Chambal River. A study on world population trends. This is covered under GS paper 1 into population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies. Recently एक स्टडी कंडक्ट किया गया था बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन्स इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन IHME। वहाँ के रिसर्चर्स ने एक स्टडी को किया था। उन्होंने पॉपुलेशन ट्रेंड को एनालाइज किया था 195 कंट्रीज़ के अंदर, और उन्होंने डेटा यूज़ किया था GBD स्टडी 2017 का। किस लिए? फ्यूचर के अंदर पॉपुलेशन के वेरियस सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, और फर्टिलिटी क्या हो सकती है, माइग्रेशन कैसा हो सकता है, मोर्टेलिटी रेट्स किस तरीके से हो सकते हैं। तो इस पूरी स्टडी की कुछ की फाइंडिंग्स हैं। आपको इस की फाइंडिंग्स के अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताता चलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन पीक पर जाएगी 2064 के अंदर 9.73 बिलियन, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी हम लोग यहाँ पर 2020 में हैं और ये 2100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अभी मान लो हमारा ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, तो 2064 के पास पहुँचते हम लोग एक बार पीक पे जाएंगे एंड देन विल बी अगेन सेटलिंग डाउन, ठीक है। तो पहले इन्होंने एज्यूम किया था कि 2100 तक ये 11 बिलियन का पीक पे जाएगा, लेकिन उससे 36 ईयर्स अर्लियर हो गया है। ये 9.73 बिलियन का हमको पीक मिलेगा 2064 के अंदर ही। और ये जो 11 बिलियन पीक होंगे लोगों ने बताया गया था, वो UN की रिपोर्ट थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। For year 2100, the report projects a decline of 8.79 billion from 2064 peak. अब 2064 में 9.73 बिलियन था, वो अगले 36 सालों के अंदर डिक्लाइन कर जाएगा, वो हो जाएगा 8.79 बिलियन 2100 के अंदर। TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर हम इसको डायरेक्टली बात करें तो ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर एक विमेन जो होती है, एक पूरे लाइफ टाइम के अंदर विमेन कितने बच्चों को बर्थ देती है, ठीक है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, एवरेज होता है, ध्यान रहे, इसलिए डेसिमल में इसका नंबर आता है। जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड वाइड जो TFR है उसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वो डिक्लाइन करेगा। 2017 में 2.37 है और 2100 के अंदर 1.66 हो जाएगा। तो यानी कि पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट डाउन जाएगा फ्यूचर के अंदर। और 183 कंट्रीज़ के अंदर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये 2.1 से भी बिलो फॉल करेगा। 23 कंट्रीज़ हैं कुछ, जिसमें कि जापान, थाईलैंड, इटली, स्पेन आता है। इन लोगों में ये बताया गया कि ये श्रिंक करेगा मोर देन 50%, ठीक है। एक जनरेशन है जो एग्जैक्टली रिप्लेस करती है अपने आप को, वो रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट का वो है 2.1। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है कि जितने ओल्ड एज पीपल होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उतने ही आपके पास न्यू बॉर्न्स होते हैं, वो रिप्लेसमेंट होता है। इंडिया के रिलेटेड फाइंडिंग्स आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। इस रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट किया है कि जो पीक पॉपुलेशन इंडिया में जाएगी वो 2048 में जाएगी। अभी हम लोग 1.38 बिलियन पर हैं 2017 के अंदर, और हम लोग पीक पर चल जाएंगे 1.6 बिलियन 2048 के अंदर। और ईयर 2100 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करेगी 32%, दैट इज़ वी विल रीच 1.09 बिलियन। इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो ऑलरेडी 2.1 है 2019 के अंदर, ठीक है, और ये 1.29 हो जाएगा 2100 के अंदर। नंबर ऑफ़ वर्किंग एज एडल्ट जो है ना, ध्यान रहे, वर्किंग एज एडल्ट यानी कि जो काम करते हैं, लाइवलीहुड को मेंटेन करते हैं, 20 से 64 ईयर्स का इंडिया में, उसका फॉल देखा जाएगा। तो 2017 में वो 748 बिलियन है और 2100 में 578 मिलियन हो जाएगा। और ये लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन रहेगी उस टाइम पर भी वर्ल्ड की 2100 के अंदर। मिड 2020s के अंदर इंडिया का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया चाइना की वर्कफोर्स पॉपुलेशन, ध्यान रहे, चाइना की वर्कफोर्स पॉपुलेशन, चाइना की फुल पॉपुलेशन नहीं, सिर्फ वर्कफोर्स पॉपुलेशन को ओवरटेक कर जाएगी। 2017 से लेकर 2100 तक इंडिया का प्रोजेक्शन जो है वो राइज़ करेगा उन कंट्रीज़ के लिस्ट के अंदर जिनकी लार्जेस्ट GDP है 7 से 3rd के अंदर। इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट नेट इमिग्रेशन होगा 2100 तक, ठीक है, जिसमें एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि 500,000 मोर पीपल विल इमिग्रेट टू इंडिया इन 2100 देन इमिग्रेटिंग आउट। देखो, एक होता है इमिग्रेशन, IMMI से स्टार्ट होता है, दूसरा होता है एमिग्रेशन, EMI से। तो आई का मतलब होता है आई से इनसाइड हो गया यानी कि अंदर आएंगे, और ई का मतलब लगा लो एग्जिट, बाहर जाएंगे, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट से याद रख सकते हो। तो कुछ 10 कंट्रीज़ हैं जिनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है 2017 के अंदर, या और जो 2001
100 के अंदर इंडिया का प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इसके पास लोवेस्ट लाइफ टू हैव वन ऑफ द लोवेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, ठीक है। तो 79.3 ईयर्स 2100 के अंदर, और ये अप हो रहा है 2017 के अंदर 69.1 लाइफ एक्सपेक्टेंसीज के अंदर। ये पॉपुलेशन ट्रेंड तो वही है। चैलेंजेस देख लेते हैं, हमारे चैलेंजेस क्या कुछ होंगे इसके अंदर। फोरकास्ट हाईलाइट ह्यूज चैलेंजेस टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ श्रिंकिंग वर्कफोर्स, द हाई बर्डन ऑन हेल्थ एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम्स ऑफ एन एजिंग पॉपुलेशन। जब हमारी वर्कफोर्स श्रिंक होगी, हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, इंडिया की वर्कफोर्स श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ ह्यूज चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि हेल्थ और सोशल सपोर्ट के लिए जो एजिंग पॉपुलेशन होगा उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो इट फोरकास्ट कंटिन्यूड ट्रेंड्स इन फीमेल एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एक्सेस टू द कॉन्ट्रासेप्शन विल हेस्टन डिक्लाइंस इन फर्टिलिटी। अब कॉन्ट्रासेप्शन जैसी चीज़ें फ्यूचर में और ज़्यादा ट्रेंडिंग और प्रेवलेंट हो जाएंगी, जिसके कारण फर्टिलिटी के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा और पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो जाएगी। देन व्हाट नीड्स टू बी डन, तो क्या किया जाना चाहिए। कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो एड्रेस करें अपना पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट, ठीक है ना, जो उनकी वर्किंग एज पॉपुलेशन का। ध्यान रहे, जितनी ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है कंट्री के लिए, कंट्री उतनी हेल्दी कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो और सजेस्टेड मेजर्स के अंदर क्या होता है कि कुछ इंसेंटिव्स इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इंसेंटिव्स टू इंक्रीज TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विच विल क्रिएट अ पाथ टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। वेल्दी कंट्रीज़ जैसे UK और USA, ठीक है, वो काउंटरैक्ट कर सकते हैं अपने इम्पैक्ट को ऑफ द इन चैलेंजेस का नेट माइग्रेशन के थ्रू, ठीक है, ऑफ वर्किंग एज एडल्ट्स फ्रॉम इन कंट्रीज़ विद ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो वहाँ पर तो ये हो सकता है, वहाँ पर लोग एज एन एमिग्रेंट बन के चले जाएंगे, तो वो अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि वो वेल्दी कंट्रीज़ है। तो वेल्दी कंट्रीज़ में हर कोई जाना पसंद करेगा। Effects of the fertility decline on women's reproductive health rights has to be accompanied by a greater economic dependence. This would allow women to negotiate with the system on their own terms for a better support service as well. जिस तरीके से फर्टिलिटी डिक्लाइन करेगी, उस तरीके से वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, और उसी तरीके से वो बहुत ही ग्रेट लेवल के ऊपर हमारी इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि विमेन नेगोशिएट कर सकती है सिस्टम के साथ अपने टर्म्स के ऊपर, ठीक है, और उनको अपनी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने राइट के लिए फाइट भी कर सकती हैं। तो दे कैन पुट अप सम कंडीशंस की, मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है कि हाउ वुमेन विल अप्रोच कंसिडरिंग देयर ओन राइट्स, कि किस तरीके से सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकती हैं। लुकिंग एट द प्रीलिम्स लिंक, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी क्या है, टॉप 5 कंट्रीज़ विद द लार्जेस्ट GDPs, एंड देन व्हाट इज़ TFR। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब एक बार देख लेते हैं व्हाट इज़ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ स्टडी, GBD। ये कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल और ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम होता है। यहाँ पर डिजीज़ बर्डन को हम असेस करते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी, यानी कि डेथ रेट कितना चल रहा है, ठीक है, किस तरह की डिजीज़ प्रेवलेंट है, किस डिजीज़ से कितने लोग मरते हैंगे, ठीक है, इंजरीज़ कितनी होती है, एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है, कौन सी पॉपुलेशन है जहाँ पर डेथ ज़्यादा हो रही है, कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पर डेथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन होता है 3600 रिसर्चर्स का 145 कंट्रीज़ से, ठीक है। और ये जो स्टडी वगैरह की जाती है ये होती है IHME के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में है, और इसकी फंडिंग करते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। अगर हम पब्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो पब्लिकेशन इसकी की जाती है द लैंसेट के द्वारा। लैंसेट क्या है, लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है। तो हम लोगों को बात करनी थी वर्ल्ड की टॉप 5 GDPs के बारे में, उसकी क्या लिस्ट थी। तो देखो, जो नॉमिनल GDP है ना, नॉर्मल GDP है, उसके अंदर टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे यूरोपियन यूनियन है, बट वो कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं है, सेकंड पे चाइना है, फिर जापान है, जर्मनी, 5th पे इंडिया है। तो हम लोगों को 6 तक पता होना चाहिए UK तक, क्योंकि इंडिया और UK के बहुत पास पास है हमारी GDP, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तो नॉमिनल GDP थी, तो ट्रिपल GDP जो है PPP, उस GDP में इंडिया की क्या रैंकिंग है। तो देखते हैं इसका आंसर आप कौन कर पाता है आप में से। Report on active pharmaceutical ingredients, that is API. This is covered under GS paper 2 under issues relating to the development and management of social sector and services relating to health, education and human resources. एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी TIFAC ने। तो TIFAC एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। TIFAC की फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसको नाम काफ़ी बड़ा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, स्टेटस, इश्यूज़, टेक्नोलॉजी, रेडीनेस एंड चैलेंजेस। इस रिपोर्ट में कुछ मेजर रिकमेंडेशंस हैं, उनके ऊपर देख लेते हैं। तो वी नीड टू फोकस ऑन द इंजीनियरिंग एंड द स्केल एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बहुत सिंपल रिकमेंडेशंस है, बिल्कुल आने के चांसेस है। देखो, कोविड-19 के पैंडेमिक चला है और इंडिया को फार्मास्यूटिकल के अंदर काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन इंडिया को API के अंदर काफ़ी डिपेंड होना पड़ा है चाइना के ऊपर। तो किस तरह की कोई रिपोर्ट अगर आती है, उसके रिकमेंडेशंस डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन बन के आ सकता है इस पूरे के पूरे का। तो ये वाला टॉपिक आज की मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने 1-2 पढ़ाए थे इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
अभी दूसरा ही पढ़ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, आगे वाले देखते हैं क्या रहेंगे। There is a need for the mission mode chemical engineering with defined targets for uninterrupted synthesis of molecule. ओके ठीक है, अभी डायरेक्ट पॉइंट्स मेरे को समझाने का तो क्या ही है। क्रिएट मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, क्लस्टर्स आप समझते हैं ना, ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत है। विद कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू बी डेवलप्ड फॉर द बायो कैटालिसिस टुवर्ड्स रिड्यूसिंग प्रोसेस स्टेप फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कीमत कम करने की ज़रूरत है। क्यों करने की ज़रूरत है? हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे ना चाइना के साथ, तब देखते हैं क्यों कम करने की ज़रूरत है। Scale the supporting techno-economic feasibility and attention to technologies like hazardous reactions, flow chemistry, cryogenic reactions and membrane technology. I think ये 6 पॉइंट मुझे लगता है आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए पूरे के पूरे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं ये। एपीआई होता क्या है ये जान लेते हैं। हर एक मेडिसिन के ना 2 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। देखो एपीआई वर्ड को एक बार एक्सपेंड किया था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मैं जो दोबारा बोल रहा हूँ तो वर्ड के ऊपर फोकस करो, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब समझते हो ना, खाना बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना उसके अंदर, तो मेडिसिन के लिए एक इंग्रेडिएंट होता है ये, ठीक है। तो हर एक मेडिसिन के 2 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और भी बहुत से होते हैं लेकिन मेन 2 होते हैं। एक होता है केमिकली एक्टिव एपीआई और एक होता है केमिकली इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स वो सब्सटेंस होता है जो डिलीवर करता है एपीआई का इफेक्ट एक सिस्टम के अंदर। ध्यान रहे एक्सिपिएंट क्या होता है, एपीआई क्या होता है। और एपीआई केमिकल कंपाउंड होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, ये प्रोड्यूस करता है फिनिश्ड मेडिसिन को, ठीक है। एक्सिपिएंट पता चल गया, एपीआई पता चल गया। मेडिसिन के 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मेडिसिन के अंदर जो एपीआई प्रोड्यूस करता है इंटेंडेड इफेक्ट, डिजीज़ को क्योर करने के लिए। फॉर इंस्टेंस पैरासीटामोल, पैरासीटामोल तो आप लोगों को पता ही होगा ना, पीसीएम टेम्परेचर डाउन करने के लिए लाते हैं लोग, उसको फीवर के लिए भी ले लेते हैं। उसका जो ये पैरासीटामोल एपीआई है क्रॉसिन का, ठीक है ना। और इट इज़ द एपीआई पैरासीटामोल जो रिलीफ देता है बॉडी एक से और फीवर से। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, उसमें मल्टीपल एपीआई यूज़ किए जाते हैं। सिंगल डोज ड्रग्स के अंदर जैसे क्रोसिन हो गया, उसमें एक सिंगल एपीआई यूज़ किया जाता है। एपीआई मैन्युफैक्चर कैसे होता है? एपीआई एक रिएक्शन से नहीं बनता रॉ मटेरियल्स के, बल्कि एपीआई के सेवरल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, जो प्रोसेस में होते हैं एपीआई के, मतलब रॉ मटेरियल से एपीआई के अंदर बनने के जो प्रोसेस में होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। वेरी इंपॉर्टेंट, एपीआई, एक्सिपिएंट और इंटरमीडिएट टर्म्स सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ एपीआईज होते हैं जो पास करते हैं 10 काइंड्स ऑफ इंटरमीडिएट्स से एक प्रोसेस के अंदर, ठीक है, चेंज होने के लिए। और ये जो लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू रहता है, तब तक वो प्योरीफाई नहीं हो जाता और एक हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी तक नहीं पहुंच जाता। कंसर्न क्या है इंडिया का कोविड, इसको एपीआई को लेकर, और कोविड-19 ने कैसे इस पेंडेमिक ने इस सबको अफेक्ट किया है। डिस्पाइट बीइंग अ लीडिंग सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मेडिसिन्स, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ को हाई क्वालिटी मेडिसिन डिलीवर करता है, ठीक है। इंडिया वर्ल्ड का 60% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इंडिया बहुत हाईली डिपेंडेंट है एपीआई के लिए चाइना के ऊपर, ठीक है। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ध्यान रहे अपने आप में। पूरा मेंस क्वेश्चन बन सकता है इसको, इस लाइन को उठाकर, और फिर उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो 2018 और 19 के फिजिकल ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया था लोकसभा को कि कंट्री के जो ड्रग मेकर्स हैं उन्होंने बल्क के अंदर इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट किए हैं चाइना से वर्थ $2.4 बिलियन। ये 2018-19 की रिपोर्ट थी, लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था। लेकिन फिर फ्रीक्वेंट लॉकडाउन हुए थे कोरोना वायरस के आउटब्रेक के कारण, तो जो रॉ मटेरियल्स का सप्लाई था चाइना के कारण, वो स्पेशली जो एचआईवी को ट्रीट करने के लिए, कैंसर हो गया, एपिलेप्सी हो गया, मलेरिया और भी बाकी कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स और वाइटामिन पिल्स के लिए, वो थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि पेंडेमिक आ गया था, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इंडिया ने अपना एपीआई का मार्केट चाइना को कैसे लॉस किया? देखो अर्ली 90s के अंदर ना इंडिया सेल्फ रिलायंट था एपीआई को मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन जब चाइना के अंदर राइज होता है ना एज अ प्रोड्यूसर ऑफ एपीआई, तो उन्होंने पूरा का पूरा इंडियन मार्केट कैप्चर कर लिया था। वो चीपर प्रोडक्ट्स लेके आ गए थे, ठीक है ना, जिसके अंदर हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर चाइना। चाइना ने एक लो कॉस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट की थी, ठीक है, और इंडस्ट्री को बैकिंग दी थी लो कॉस्ट कैपिटल ने, एग्रेसिव गवर्नमेंट की फंडिंग थी, वहाँ पर टैक्स इंसेंटिव मिलते थे, ठीक है। उनकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इंडिया की कॉस्ट के 1/4 था, यानी कि इंडिया के अंदर अगर कोई एपीआई 100 रुपये का बनता है तो वही चीज़ चाइना के अंदर 25 रुपये की बनती है, 1/4, ठीक है। और जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है चाइना की वो 6 से 7% है, इंडिया के अंदर वही कॉस्ट 13 से 14% है, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है फाइनेंस की जो कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर बहुत लो प्रॉफिट मार्जिन हुआ था इंडिया को, इसलिए इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने ओवर द ईयर्स एपीआई को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया, क्योंकि सेल नहीं हो पा रही थी, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। प्रीलिम्स लिंक के अंदर एपीआई पढ़ लिया, इंटरमीडिएट पढ़ लिया, फिक्स डोज सिंगल डोज पढ़ लिया, कंपैरिजन पढ़ लिया, एक्सिपिएंट्स मेडिसिन पढ़ लिया। अरे वाह, सारे पढ़ लिए। ऐसे सारे कवर हो जाते हैं ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है।
जी ये मेंस का क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर एपीआईज, हाउ एंड व्हाई चाइना बिकेम अ लीडिंग प्रोड्यूसर इन एपीआई डिस्कस. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार. मैं इस पे थोड़ा फोकस करके आप लोगों को बोल रहा हूँ. प्लीज़ इस वाले पूरे टॉपिक को कवर करके रखना. इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पता है. ये बड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है. कोई रिपोर्ट भी आई है और इंडिया चाइना से उसमें नीचे भी चला गया है, तो क्यों चला गया है. देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये क्वेश्चन आज से आने वाले अगले 2-3 साल में भी कभी भी पूछा जा सकता है. नाउ वी हैव फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन फॉर इन्फेंट निमोनिया अप्रूव्ड. ध्यान रहे ये जो वैक्सीन अप्रूव हुई है निमोनिया के लिए हुई, लेकिन वो भी इन्फेंट वाला निमोनिया के लिए, ठीक है. एंड दिस इज कवर्ड अंडर टॉपिक्स रिलेटेड टू हेल्थ. दो जो DCGI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने अप्रूव कर लिया है फर्स्ट फुली इंडिजीनसली डेवलप्ड. इंडिजीनसली का मतलब क्या हो गया, इंडिया में ही उसको डेवलप किया गया है इस वैक्सीन को निमोनिया के लिए. और इसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैक्रेड कॉन्जुगेट वैक्सीन, PPCV, ठीक है. और ये नाम थोड़ा आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी. ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनको एक जगह लास्ट में नोट डाउन कर लेना. और इसे डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने. इस वैक्सीन को हम लोग यूज़ करेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए, जो इन्वेजिव डिजीज़ हैं और जो निमोनिया जिसको कॉज कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेंट्स के अंदर. ये भी नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. निमोनिया स्प्रेड कैसे होता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया स्प्रेड करेगा, वायरस स्प्रेड कर सकता है, फंगी स्प्रेड कर सकता है. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है बैक्टीरियल निमोनिया का चिल्ड्रन के अंदर. ध्यान रहे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन होता है बैक्टीरियल निमोनिया के लिए. फिर होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, HIV, ये सेकंड मोस्ट कॉमन होता है बैक्टीरियल निमोनिया का कॉज. नाउ वी हैव रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस, ये मोस्ट कॉमन होता है वायरस का. ध्यान रहे ये पहले वाले 2 बैक्टीरिया के थे, ठीक है, और सेकंड वाला जो है ये वायरस का है. एयर सैक्स जो होते हैं एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के लंग्स के अंदर, जिनको एल्वियोली बोलते हैं, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर फ्लूइड और जो पस होता है उसका डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है, जिसके कारण पेन होना स्टार्ट हो जाता है और ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज़ होती हैं. इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स में आपको हाई फीवर होगा, चिल ठंड लगेगी, खांसी आएगी, फिजिकल वीकनेस स्टार्ट होनी फील करोगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस थोड़ी रुक रुक कर आएगी, और रैपिड ब्रीदिंग क्योंकि सांस छोटी आएगी तो आपको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ेगा. रेसिंग पल्स, आपकी जो पल्स रेट होता है, हार्ट बीट होता है, वो इंक्रीज़ हो जाती है. इसे प्रिवेंट कैसे किया जाए, उसको ट्रीट कैसे किया है. प्रिवेंटिव मेजर्स में हम लोग हाइजीन को मेंटेन करते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशंस लेते हैं सर्टेन निमोनिया के लिए जो बैक्टीरिया से होता है. और एक बच्चे को निमोनिया से बचाने के लिए उसका बहुत अर्जेंट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, जो कि यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एंटीबायोटिक्स दी जाते हैं, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स बहुत सस्ते आते हैं. और ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो 5 से 7 दिन तक का चलता है. प्रीलिम्स लिंक के अंदर हम लोग देख लेते हैं निमोनिया, उसके टाइप्स, कॉजेज, सिम्टम्स हम लोगों ने देख लिया. एंटीजेंस वर्सेस एंटीबॉडीज, हाउ वैक्सीन वर्क्स, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, अबाउट DGCI, प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर वैक्सीन अप्रूवल इंडिया. ये सब मैं आपको दिखाता हूँ. मोस्ट ऑफ चीज़ें मैं आपको इनके लिए वीडियो एडिशनली ऐड कर रहा हूँ. DGCI अंडर गैमेट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO. गैमेट का मतलब होता है इन फुल स्कोप, पूरे के पूरे कंट्रोल के अंदर आता है CDSCO के. और DGCI का काम होता है लाइसेंसेस अप्रूव करना, किस चीज़ के, स्पेसिफाइड कैटेगरीज के ड्रग्स के, जैसे कि ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्सीन हो गई, 4 फ्लूइड्स हो गए, सीरा हो गया इंडिया के अंदर. DGC स्टैंडर्ड्स और जो क्वालिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग की, उन सब के लिए रूल्स वगैरह बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं, किस तरह से सेलिंग होनी है, इंपोर्ट होनी है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है ड्रग्स के रिगार्डिंग इंडिया का. और ये एक एपेलेट अथॉरिटी भी होती है इन केस अगर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को लेकर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो. अगेन इसके बाद इट प्रिपेयर्स एंड मेंटेन्स अ नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड, यानी कि नेशनल लेवल के ऊपर किस तरह की ड्रग्स यूज़ करनी है, जेनेटिक यूज़ करनी है, ब्रांडेड यूज़ करनी है, हर एक तरह के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए DCGI होता है रिस्पॉन्सिबल. क्योंकि एक DGCA भी होता है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था. आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये है DCGI, एक होता है DGCI, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है. इट ब्रिंग्स अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन द इन्फोर्समेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए, उसके अंदर इन्फोर्समेंट लेके आना, उसकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना. इट ट्रेन्स ड्रग एनालिस्ट डिप्यूटेड एट स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. स्टेट वाइज, यूनियन टेरेटरी वाइज और नेशन के अंदर बाकी भी जो मेजर ऑफिसेज होते हैं, मेजर जो ब्यूरोक्रेट सेटअप्स होते हैं, वहाँ पर ड्रग एनालिस्ट को ट्रेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी DCGI के अंडर ही होती है. If this is the first time you've heard about antibodies, you may not know how important they are. Antibodies are one of the warriors inside our body, helping us fight off nasty invading particles. They are a type of protein and a key component of our immune system. If a person doesn't produce or overproduces antibodies in their body, the person will become very ill. So where do antibodies come from? Antibodies circulate in the bloodstream and can appear anywhere throughout the body.
their function is to recognize bad agents called antigens and then trigger further chemical reactions in the body to remove the antigens. Antigens are foreign substances that are capable of triggering an immune response. They can be viruses, fungi, bacteria, and some non-living substances such as toxins, chemicals, and foreign particles. They can even be allergens like dust, pollen, or certain foods that cause allergic reactions. Antibodies are produced in the immune system in response to the presence of an antigen. So what do antibodies look like? Antibodies are also known as immunoglobulin. They are generally a Y-shaped protein consisting of 4 polypeptides, 2 identical light chains, and 2 identical heavy chains. The terms light and heavy simply mean larger and smaller. The 4 polypeptide chains are connected by disulfide bridges. Here, at the tip of each arm are the antigen binding sites. These are really important parts for attacking invading antigens. Similar to the lock and key mechanism in enzymes, the shape of the antigen binding site is specific to the antigen it's targeting. If part of the antigen fits into the antigen binding site, the antibody recognizes the foreign antigen and binds it in. This stops the antigen from causing more damage elsewhere. 2 identical binding sites means any given antibody can bind simultaneously to 2 identical antigens. Millions of antibodies with slightly different tip structures exist, with each variant binding to a different antigen. This enormous diversity of antibodies allows the immune system to recognize an equally diverse range of antigens. By binding in an antibody can stop the antigen from entering or damaging cells. This is known as neutralizing. The antibody can also tag the antigen for attack by other parts of the immune system. In mammals, there are 5 immunoglobulin isotopes. They perform direct roles and help direct the appropriate immune response for each different type of foreign invader. Antibodies are cloned in laboratories. To discover how and why, watch this video. So there we have the Ninja Y-shaped antibodies, protecting us from foreign invading antigens. Antibodies are nearly identical, except for slightly different shaped antigen binding sites. If you liked the video, give it a thumbs up and don't forget to subscribe. Comment below if you have any questions. Why not check out our FuseSchool app as well? Until next time. In 1796, the scientist Edward Jenner injected material from a cowpox virus into an 8-year-old boy, with a hunch that this would provide the protection needed to save people from deadly outbreaks of the related smallpox virus. It was a success. The 8-year-old was inoculated against the disease, and this became the first ever vaccine. But why did it work? To understand how vaccines function, we need to know how the immune system defends us against contagious diseases in the first place. When foreign microbes invade us, the immune system triggers a series of responses in an attempt to identify and remove them from our bodies. The signs that this immune response is working are the coughing, sneezing, inflammation, and fever we experience, which work to trap, deter, and rid the body of threatening things like bacteria. These innate immune responses also trigger our second line of defense, called adaptive immunity. Special cells called B cells and T cells are recruited to fight microbes and also record information about them, creating a memory of what the invaders look like and how best to fight them. This know-how becomes handy if the same pathogen invades the body again. But despite this smart response, there's still a risk involved. The body takes time to learn how to respond to pathogens and to build up these defenses. And even then, if a body is too weak or young to fight back when it's invaded, it might face very serious risk if the pathogen is particularly severe. But what if we could prepare the body's immune response, readying it before someone even got ill? This is where vaccines come in. Using the same principles that the body uses to defend itself, scientists use vaccines to trigger the body's adaptive immune system
without exposing humans to the full-strength disease. This has resulted in many vaccines, which each work uniquely, separated into many different types. First, we have live attenuated vaccines. These are made of the pathogen itself, but a much weaker and tamer version. Next, we have inactive vaccines, in which the pathogens have been killed. The weakening and inactivation in both types of vaccine ensures that pathogens don't develop into the full-blown disease. But just like a disease, they trigger an immune response, teaching the body to recognize an attack by making a profile of pathogens in preparation. The downside is that live attenuated vaccines can be difficult to make, and because they're live and quite powerful, people with weaker immune systems can't have them, while inactive vaccines don't create long-lasting immunity. Another type, the subunit vaccine, is only made from one part of the pathogen, called an antigen, the ingredient that actually triggers the immune response. By even further isolating specific components of antigens, like proteins or polysaccharides, these vaccines can prompt specific responses. Scientists are now building a whole new range of vaccines called DNA vaccines. For this variety, they isolate the very genes that make the specific antigens the body needs to trigger its immune response to specific pathogens. When injected into the human body, those genes instruct cells in the body to make the antigens. This causes a stronger immune response and prepares the body for any future threats. And because the vaccine only includes specific genetic material, it doesn't contain any other ingredients from the rest of the pathogen that could develop into the disease and harm the patient. If these vaccines become a success, we might be able to build more effective treatments for invasive pathogens in years to come. Just like Edward Jenner's amazing discovery spurred on modern medicine all those decades ago, continuing the development of vaccines might even allow us to treat diseases like HIV, malaria, or Ebola one day. Thank you very much, Yasmin. Good morning and good evening to all the participants, and thank you very much for joining in this webinar. I'm Renu Razdan, Chief Operating Officer of Max Neiman International, a clinical research organization based in India and USA. As many of you may know, Indian regulations for conduct of clinical trials over the last couple of years have undergone some changes. Some new laws have been introduced and the existing ones have been modified. So what I intend to do in the next 1 hour is to introduce and brief you about some of these changes, and I hope at the end of the session I would have addressed some of the highlights and some of the concerns regarding the industry as of now, and also answered some of your questions. So I start my discussion on clinical trial approval process in India now. Now, as we all know, of course, I'll brief you a little bit about the Central Drug Standard Control Organization in India, the Drugs and Cosmetics Act, which governs the conduct of clinical trials in the country. What is the process like, the clinical trial approval process? What are the amendments that have been made to the regulations in the last 2 years? Medical device regulations, and a little bit overview about our company. Now, clinical trial approvals in India are governed by the Drugs and Cosmetics Act of India, Schedule Y to be more specific, and the conduct of clinical trials in India is approved by the Drugs Controller General of India, the position which is equivalent to the US FDA Commissioner. The organization or the body which controls the conduct of these trials is named as Central Drug Standard Control Organization, and this is a body which actually functions under the direct supervision of Ministry of Health, with Drugs Controller General of India heading the organization.
lots of activities related to drugs and pharmaceuticals, the approval, the import of drugs, the process which makes sure that right quality is adhered to in India comes under the purview of Central Drugs Control Organization of India. Now, a brief look at the structure of this organization. The Drugs Controller General of India heads it. In addition to his office, there are another group of government testing laboratories which are actually meant for trust testing of pharmaceutical products, active pharmaceutical ingredients and medical devices. So this unit also comes under CDSCO, and under the Drugs Controller General of India's office, we also have certain port offices located at various locations in the country. Now, the responsibility of the job of these port offices is inspection of drugs and pharmaceuticals and devices on arrival, their import and clearance, and of course, if required at any point in time, re-export of these products from the country. So, the exact responsibilities of CDSO would be import of drugs into the country for usage by the patients in India, approval of new drugs and clinical trials. Some drugs are, of course, even now marketed without clinical trials, a few of them, of course, but largely it would be the approval of drugs and clinical trials. Then the meetings of Drug Consultative Committee and Drug Technical Advisory Board, these are also held under the purview of CDSO. Now, these are two committees which actually set the strategy of, these are high-level committees that actually set up the strategy for new drugs, for health concerns, for making sure all the products available in the country of the right quality. And of course, maintain the quality of the drugs in the country, available in the country through Central Drug Testing Laboratory. These are located in various locations in the country. And approval of licenses for manufacture and of blood and blood products. So these are, in short, the main responsibilities of the CDSO in the country. As you can see, approval of new drugs and clinical trials is just one of the responsibilities of this department. There are many others that fall under this purview of the department. Coming to the organization and the responsibility of Drugs Controller General of India, as I said, this position actually is quite similar to the US FDA Commissioner's position, and the various departments and the offices reporting to Drugs Controller General of India are the zonal offices of this office in various parts of the country, various laboratories, the testing laboratories, and certain group of officers that report to the Drugs Controller General of India. These are the Deputy Drug Controllers, Assistant Drug Controllers, Drug Inspectors, and Technical SSAs. Now, various direct responsibilities of Drugs Controller General of India is the marketing approval of new drugs, biologics, and devices into the country, some of which come under the purview of clinical trials, and some can be approved for marketing purposes without any clinical trials. Then approval of clinical trials, and also laying down various standards for drugs in the country. Also set up systems to ensure that quality of imported drugs is of the right quality, and coordination of various state drug control organizations, which also includes various inspections to the warehouses, to the clinical sites, and many other activities of this sort. And lastly, but not the least, the function of drug testing laboratories in the country. So these are in brief a few functions of the Drugs Controller General of India office. Now we have India Energy Modeling Forum. रिसेंटली जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की, वहाँ पर उन्होंने इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को लॉन्च किया था। इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, इस फोरम के अंदर कुछ नॉलेज पार्टनर्स होंगे, डेटा एजेंसीज होंगी, कंसर्न गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होंगी। नीति आयोग इसको इनिशियली कोऑर्डिनेट करेगा, इसकी एक्टिविटीज़ वगैरह को फोरम की, और जो भी इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर होगा उसको फाइनलाइज करेगा।
अगर इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के लिए। इसको को चेयर किया गया था नीति आयोग के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। एक मेरा सवाल आपसे यहाँ पर बनेगा, USAID ने रिसेंटली इंडिया को एक कैटेगरी में कहीं पुटअप किया है, किस टाइप की कैटेगरी है इंडिया की, कहाँ कौन सी कैटेगरी में इन्होंने पुटअप किया है आप बताइएगा, क्योंकि इंडिया की एक रेपुटेशन के बारे में बात थी कहीं ना कहीं। तो USAID रिसेंटली न्यूज़ में था, बिल्कुल मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। जो सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर है वो एनर्जी डेटा मैनेजमेंट को इंटेल करता है, एनर्जी मॉडलिंग को कोलैबोरेशन करता है, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ का, और ये ऐसी 3 की एक्टिविटीज़ के ऊपर। ये हम लोग नीचे समझ जाओगे आप अभी एनर्जी मॉडलिंग फोरम क्या है। इस फोरम का एम क्या होगा, ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर इंपॉर्टेंट एनर्जी और एनवायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ को हम लोग एग्जामिन कर सकते हो। फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है। कोऑपरेशन इंप्रूव करेगा मॉडलिंग टीम्स की, गवर्नमेंट की, नॉलेज पार्टनर्स की, फंडर्स की। एंड जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है, प्रोडक्शन वगैरह इंश्योर करना, हाई क्वालिटी स्टडीज़ वगैरह के लिए, उन सबको फैसिलिटेट करना। आइडेंटिफाई नॉलेज गैप्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड अक्रॉस डिफरेंट एरियाज़। यहाँ की डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकती हैं, हर एक में एक नॉलेज गैप होता है, एक कम्युनिकेशन गैप भी होता है, एक नॉलेज गैप होता है, इवन एक इन्फॉर्मेशन गैप भी होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। उन सबको भी आइडेंटिफाई करना, ये भी इस फोरम का एम होगा। इंडियन इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी को बिल्ड करना। एनर्जी मॉडलिंग क्या होता है, देखो एनर्जी मॉडलिंग या फिर एनर्जी सिस्टम मॉडलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर मॉडल्स हम बनाते हैं एनर्जी सिस्टम्स के, क्यों, ताकि उनको एनालाइज कर सकें, ठीक है। ऐसे जो मॉडल्स होते हैं ऑफ्टन हम इनमें एम्प्लॉय करते हैं सिनेरियो एनालिसिस, यानी कि जो डिफरेंट अजम्पशंस किए जाते हैं ना, टेक्निकल और इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह को ध्यान में रखते हुए उन सब का एनालिसिस करना, उन सबको इन्वेस्टिगेट करना। आउटपुट्स के अंदर क्या होता है, आउटपुट्स में इंक्लूड द सिस्टम फिजिबिलिटी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना हो रहा है, क्यूमुलेटिव फाइनेंशियल कॉस्ट कितना लग रहा है, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कितना हो पा रहा है, एनर्जी की एफिशिएंसी क्या चल रही है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ों को एक इन्वेस्टिगेट करना, एनालाइज करना, ये सब होता है एनर्जी की मॉडलिंग के अंदर, और इसमें कंप्यूटर के मॉडल्स बने होते हैं हमारे पास। एनर्जी मॉडलिंग फोरम क्या होगा, एनर्जी मॉडलिंग फोरम USA के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था 1976 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। एम क्या था, लीडिंग मॉडलिंग एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करना, ठीक है, डिसीजन मेकर्स को गवर्नमेंट से, इंडस्ट्री से, यूनिवर्सिटी से और बाकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, इन सबको आपस में मॉडलिंग एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करना। फोरम के अंदर एक अनबायस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर हम लोग कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो स्पेशली एनर्जी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स लिंक, नीति आयोग कंपोजिशन एंड की फंक्शंस, रोल ऑफ EMF तो हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर हो गया, एनर्जी मॉडलिंग हो गया। आई हैव टू टेल यू अबाउट नीति आयोग कंपोजिशन एंड की फंक्शंस। टॉकिंग अबाउट द नीति आयोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटन, यानी कि कंपोजिशन, चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर की होती है, वाइस चेयरपर्सन होते हैं, ये इसको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एक गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे के सारे स्टेट्स के, और यूनियन टेरिटरीज़ के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। फिर एक रीजनल काउंसिल भी होता है जो एड्रेस करता है बहुत ही स्पेसिफिक रीजनल इशूज़ को, जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, जिनको भी चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर और या फिर उनके कोई नॉमिनी। एक एडहॉक मेंबरशिप होती है, 2 मेंबर्स इन द एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से होते हैं, और ये रोटेशनल होस्ट होते हैं, यानी कि रोटेशनल बेसिस के ऊपर, यानी कि एक बार ये करेगा एक बार वो करेगा। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप होती है हमारे पास, मैक्सिमम 4 होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जिनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर एक फिक्स टेन्योर के लिए, और ये सेक्रेटरी से की जो रैंक होती है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से होते हैं। स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी जो डोमेन नॉलेज होती है, और इन सबको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। मेरे आपसे यहाँ पर 2 सवाल होंगे, मैं बहुत बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ 2 चीज़ें, हु इज़ द CEO एंड हु इज़ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। एक बार इसकी की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं और ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। 65 ईयर ओल्ड पुराना जो प्लानिंग कमीशन था वो एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, तो ये बहुत रेलिवेंट था कि इन द कमांड ऑफ एनर्जी स्ट्रक्चर बट नॉट एनी लॉन्गर, ठीक है। यानी कि प्लानिंग कमीशन की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ एडवांटेजेस भी थे, लेकिन उसी को रिप्लेस किया हम लोगों ने 2015 के अंदर। तो हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया नीति आयोग। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है और इसके जो स्टेट्स हैं वेरियस फेजेस के अंदर हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, अलॉन्ग विद अपनी खुद की स्ट्रेंथ है, उनकी खुद की वीकनेसेस हैं। और इसी कंटेक्स्ट के अंदर एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच चाहिए थी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, वो ऑब्सोलीट थी। इट कैन नॉट मेक इंडिया कंप्लीट इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी। हर एक स्टेट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, नेबर कंट्री के साथ हर एक हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। हर एक के लिए हम लोगों ने एक थिंक टैंक बनाया इस तरीके से नीति आयोग, ताकि हमारे स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए जो यूनाइटेड नेशंस के 17 हमारे गोल्स हैं उन सबको भी कोऑर्डिनेट करने का काम नीति आयोग के पास होता है।
ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैकेनिज़म्स बनाना, ठीक है, क्रेडिबल प्लान्स फॉर्मुलेट करना, इंश्योर करना कि हर एक जो स्पेसिफिकली एरियाज़ होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देना, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ बनाना, पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करना, स्पेशल अटेंशन देना हमारी सोसाइटी के मार्जिनाइज सेक्शंस के ऊपर, ठीक है, एडवाइस देना, एनकरेज करना पार्टनरशिप की स्टेक होल्डर्स के बारे में, नॉलेज क्रिएट करना, इनोवेशन क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट देना, ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर मेंटेन करना एंड सो मेनी थिंग्स। ये सारे के सारे नीति आयोग के फंक्शंस में आते हैं। नाउ वी हैव एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को अपना वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। किस चीज़ के लिए? प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया गया है। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ADB के बारे में जान लेते हैं। एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ध्यान रहिए कीवर्ड्स होते हैं ना, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंस का आंसर लिखना हो तो भी, प्रीलिम्स के लिए भी। ये 19 दिसंबर 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस आप लोगों को पता होगा ना, साउथ चाइना सी का भी वहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, उसी एरिया में पड़ता है फिलीपींस भी। और ये ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर है। मेंबरशिप की बात करते हैं तो इस बैंक के अंदर जो मेंबर्स बन सकते हैं वो यूनाइटेड नेशंस का जो इकोसॉक होता है वहाँ से एशिया के लिए और पैसिफिक के लिए यूनेस्कैप होता है, फॉर्मरली इसको इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया बोलते थे, एंड फार ईस्ट और कैफे बोलते थे, और जो नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी। करंटली इसके 68 मेंबर्स हैं। अगर हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो मॉडल लगे क्लोजली वर्ल्ड बैंक की तरह ही है, यानी कि सिमिलर वेटेड वोटिंग होती सिस्टम होता है। यहाँ पर वोट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन प्रोपोर्शन विद देयर मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कितनी उनकी GDP है, कितना वो फंडिंग करते हैं, कितनी उनकी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली होता है। ADB के रोल्स एंड फंक्शंस के बारे में अगर बात करें तो ADB डिफाइन करता है खुद को एज अ सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका मेन काम है रिड्यूस करना पॉवर्टी को एशिया में और पैसिफिक रीजन के अंदर थ्रू इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। वहीं पर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं कंपैरिजन में, वर्ल्ड बैंक का टारगेट भी है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ठीक है। IMF का टारगेट क्या है? IMF का टारगेट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। जब वर्ल्ड बैंक आया था ना तो उस टाइम के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के कारण जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल गई थी, उन सबको हेल्प करने के लिए आया था। तो ये सब लोन्स प्रोवाइड करते हैं। वर्ल्ड बैंक जनरली लॉन्ग टर्म्स के लिए पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। IMF आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है किसके लिए? ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन करो आप अपनी इकोनॉमी के अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वाली दिक्कत आ रही होती तो। दिस इज़ कैरिड आउट थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? लोन्स की फॉर्म में, ग्रांट्स की फॉर्म में, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हेल्थ केयर सर्विसेज, फाइनेंशियल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गए, हेल्पिंग नेशंस प्रिपेयर फॉर द impact of climate change or better manage their natural resources as well as other areas. Talking about prelims question, who appoints president and vice president of ADB? इनमें ना एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, ठीक है, जो कंपोजिशन होता है ना, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इनको इलेक्ट करता है। हेडक्वार्टर्स हो गया, वोटिंग राइट्स हो गया, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक हो गया, हु कैन बी मेंबर्स ऑफ ADB ये भी हो गया। नाउ वी हैव होप, UAE's फर्स्ट मिशन टू मार्स। दिस इज कवर अंडर अवेयरनेस इन स्पेस एंड GS पेपर 3। कुछ टॉपिक्स ना बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, जैसे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी तो मेरे पर्सनल फेवरेट होते हैं, पढ़ने में भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो देख लेते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि मिडल ईस्ट की एक बड़ी ही फेमस कंट्री, इनका जो पहला मिशन है मार्स का वो शेड्यूल हो चुका है 16 जुलाई के लॉन्च के लिए, ठीक है। ये टेक ऑफ करेगा लॉन्च साइट से तानेगशिमा स्पेस सेंटर जापान के अंदर से। ध्यान रहे UAE का है लेकिन जापान से लॉन्च किया जा रहा है। जुलाई का लॉन्च इतना मैटर क्यों करता है? देखो जो स्पेसक्राफ्ट है ना ये ब्लास्ट ऑफ करेगा अर्थ से उस टाइम पर ब्रीफ, ताकि जिस टाइम पर एक लॉन्च विंडो का ब्रीफ हमें मिलेगा जुलाई के अंदर। अर्थ और मार्स का जो ऑर्बिट होता है ना सन का, वो डिफरेंट रेट्स के ऊपर होता है, ठीक है। और इनकी जो अलाइनमेंट होती है ना वो क्लोजेस्ट पॉइंट के ऊपर 2 साल में सिर्फ एक ही बार आती है। तो एक टाइम फिक्स हमको करना पड़ता है कैलकुलेट करके कौन से टाइम से हम लोग लॉन्च करेंगे, कितना टाइम लगेगा, किस स्पीड के साथ, ताकि हम लोग क्लोजेस्ट जो पॉइंट आएगा दोनों का ऑर्बिट का तब हम लोग वहाँ पर पहुँच सकें। हॉप मिशन के बारे में देखते हैं। इसकी अनाउंसमेंट 2015 में हुई थी। इसका एम है कि ये पहला मैनकाइंड का इंटीग्रेटेड मॉडल बनेगा रेड प्लैनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर। होप मिशन जो है ये मार्स का ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है, यानी कि ये मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑर्बिट करता रहेगा, ये लैंड नहीं करेगा, ठीक है। जो थिन एटमॉस्फेयर है मार्स का उसको स्टडी करेगा। मिशन को ऑफिशियली नेम दिया गया था एमिरेट्स मार्स मिशन EMM, और जो ऑर्बिटर है उसका नेम दिया गया होप या फिर अलमल, ये उनके जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर नाम है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो होप ऑर्बिटर बाकी जो 6 अदर जो ऑर्बिटर्स हैं वहाँ पर जो स्टडी करने के लिए मार्स को घूम रहे हैं, US का है, यूरोप का है, रॉसकॉस्मोस का है, रशिया वाला, इंडिया वाले, उन सबको ज्वाइन कर लेगा। हॉप ऑर्बिटर के बारे में जानते हैं। जो हॉप प्रोब है इसकी जो मिशन लाइफ है एक 1 मार्शियन ईयर की है। 1 मार्शियन ईयर किसके इक्वल होता है? अर्थ के 2 ईयर्स के इक्वल होता है, ठीक है।
3 मेन ऑब्जेक्टिव होंगे होप प्रोब के। पहला ये अंडरस्टैंड करना कि वहाँ के क्लाइमेट डायनामिक्स क्या हैं, ठीक है, ग्लोबल वहाँ का एक वेदर मैप प्रिपेयर करना, लोअर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, ये एक्सप्लेन करना कि जो वेदर है मार्स का वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, वहाँ पर एस्केप कैसे कर जाती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, और कंडीशंस को कोरिलेट करना लोअर एटमॉस्फेयर के अपर एटमॉस्फेयर के, जो प्रेजेंस और वेरिएबिलिटी होती है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की अपर एटमॉस्फेयर में, उन सब की स्टडी करना, ठीक है, और किस तरीके से मार्स जो अपनी गैसेस को स्पेस में रिलीज़ कर रहा है। इस मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो एक बहुत नॉन फैक्ट है कि जो रेड प्लेनेट है वो एक टाइम में हैबिटेबल था, यानी कि वहाँ पर कुछ सिग्नेचर्स मिले हैं फ्लोइंग वाटर के, ऑर्गेनिक मटेरियल के, तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि पास्ट में वहाँ पर लिविंग थिंग्स थी, एग्जिस्ट करते थे। तो हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी मार्स के पास्ट के बारे में, जो आज की डेट में साइंटिस्ट को हेल्प कर सकती है अर्थ का फ्यूचर चेक करने में, होल्ड करने में। मार्स के ऊपर कुछ मिशंस गए हैं अब तक के, जो येलो वाले हैं ये एक्टिव मिशंस हैं, ठीक है, और जो ये ग्रे आपको दिख रहे हैं ये डेड मिशंस है, यानी कि ये रोवर वगैरह जो थे ये सब ये काम करना बंद कर चुके हैं। इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन 2014 के अंदर मॉम, जिसके ऊपर मूवी बनी थी, वो गया हुआ था। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस का एक्सो मार्स है 2016 का। ESA का है मार्स एक्सप्रेस, मेवन और मार्स MRO जो मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है, मार्स ओडिसी, ये सारे के सारे नासा के हैं। और जो रोवर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नासा का इनसाइट दिख रहा है आपको, नासा का क्यूरियोसिटी दिख रहा है, ये मार्स के ऊपर अभी हैं। एक ओवरव्यू देना है मेवन के बारे में। देखो पहले मेवन की फुल फॉर्म देखो, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन, ठीक है, ये नवंबर 2013 से लेकर और मतलब 2013 को लॉन्च किया गया था, 2014 सितंबर में ये वहाँ पर लैंड कर गया था, ठीक है। इसका बेसिक काम है वहाँ के अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, एक ऑर्बिटर है। वी हैव मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये मंगलयान था हमारा 24 सितंबर 2014 का, यानी कि जब हम लोगों ने ये मेवन लॉन्च किया था ना उसके आसपास इसको लॉन्च किया गया, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, और जो मेवन था उसको भी नवंबर 2013 में ही लॉन्च किया गया था, और दोनों उसी मंथ के अंदर। जो हमारा मॉम था ये 5 सितंबर 2014 को 24 सितंबर 2014 को वहाँ लैंड कर गया था। डेट्स नहीं याद करनी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, मंथ याद कर लेना। इसरो का है और ये इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था, ठीक है, और इसको लॉन्च करने के बाद इंडिया वर्ल्ड की 4th ऐसी एजेंसी बन गई थी जिसने मार्स के ऊपर अपना ऑर्बिटर लॉन्च कर दिया था, ठीक है। और इससे पहले रॉसकॉस्मोस हो गया, नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, इन्होंने पहले लॉन्च कर रखे थे। नासा का क्यूरियोसिटी और अपॉर्चुनिटी ये दोनों के दोनों रोवर हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी जो है वो तो 2004 से है और 2018 के मिड तक था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी की तो ये 2012 में लॉन्च किया गया था और अभी तक ऑपरेशनल है। देन वी हैव एक्सोमार्स। एक्सोमार्स जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर भेजा था मार्स के ऊपर लाइफ सर्च करने के लिए। इसका जो ऑर्बिटर है ना वो अभी भी ऑपरेशनल है, लेकिन जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था। फिर ओडिसी की बात करते हैं। ओडिसी 2001 में लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, ठीक है, ये ऑर्बिटर था। 2010 में इसने लॉन्गेस्ट ऑर्बिटर होने का रिकॉर्ड कायम कर लिया था, और अभी इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें 2025 तक ऑर्बिट में रहने का इनफ प्रोपेलेंट है। डॉल्फिन नंबर डिप्स इन चंबल रिवर, तो दिस इज़ कवर अंडर कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़। मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक लेटेस्ट डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट रिलीज़ किया है। उसकी की फाइंडिंग्स क्या है? उन्होंने बोला कि सिर्फ 68 डॉल्फिन्स बची हैं 435 किलोमीटर लॉन्ग चंबल रिवर सेंचुरी के अंदर, जो कि 3 स्टेट से पास करती है, MP, UP और राजस्थान से। डॉल्फिन के जो नंबर है चंबल रिवर में वो रिड्यूस हो गए हैं बाय 13% इन द पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों में 13% कम हो गए हैं। जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है 2016 से, जब यहाँ पर 78 डॉल्फिन्स थे। इनके डिक्लाइन का रीज़न क्या है? एक तो वहाँ पर इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है। सैंड माइनिंग समझते हैं ना, रेत को निकाल के ट्रैक्टर में, ट्रक में भर के इधर उधर भेजना। रिवर के वाटर को बहुत ओवर यूज़ हो रहा है, रिवर्स का कोर्स चेंज हो रहा है, इनलैंड वाटरवेज बहुत बढ़ गए हैं, वाटर की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, लार्ज कार्गो वेसल्स को रिवर के थ्रू मूव किया जा रहा है। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक्सीडेंटल किलिंग भी हो जाती है, ठीक है, गलती से पकड़ लेते हैं, फिशरीज रिलेटेड एंटिंगलमेंट्स हो जाते हैं। तो जेंजेटिक डॉल्फिन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। प्लेटनिस्टा गेंजेटिका को डिक्लेयर किया गया था एंडेंजर्ड, किसने? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। इसकी रूडिमेंट्री आइज़ होती हैं, बेसिकली इनकी आइज़ होती नहीं है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करती हैं, जो हमारा चमगादड़ होता है बैट, उसकी तरीके से। इंडिया का ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, पॉपुलरली इसको सूसू भी बोलते हैं। ये मेरे को भी सुन पढ़ के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, बट दिस इज़ द फैक्ट आई एम रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 7 स्टेट्स इन इंडिया, बेसिकली असम, UP, MP, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। सेव डॉल्फिन टू सेव गंगा। सेंटर ने डिक्लेयर किया था डॉल्फिन को एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ताकि इसका जो रेयर फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं इनको डिसअपियर होने से बचाया जा सके। कंट्री का जो एक्वा मैप है, एक्वा मैप मतलब कहाँ जहाँ पर कंट्री के अंदर वाटर प्रेजेंट है।
प्लेटनिस्टा गैंजेटिका ह्यूमन की जो हाइट होती है उन्हें एवरेज 1.67 मीटर होती है। इसके जो मेल डॉल्फिन होता है वो 2.12 मीटर तक ग्रो करता है, फीमेल डॉल्फिन ग्रो करता है 2.67 मीटर तक। फीमेल जो है वो एक काफ को बर्थ देती है, इनके जो बच्चे बोलते हैं उनको काफ बोलते हैं, 2 से 3 साल के अंदर एक को जन्म देती है। ठीक है, जनरली ये ब्लाइंड होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं और ये प्रेफर करते हैं डीप वाटर में रहना या फिर जो इंडियन रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है वहाँ पर। पहले ये 10 से लेकर थाउजेंड्स तक के काउंट में हुआ करते थे, लेकिन अभी रिड्यूस होकर लास्ट सेंचुरी के अंदर 1500 रह गए हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 में आते हैं, एंडेंजर्ड हैं। ठीक है, और जो ड्विंडलिंग नंबर, जिनका नंबर कम हो रहा है वो उनकी किलिंग के कारण हो रहा है, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन किया जा रहा है, उन सब के कारण हो रहा है। टॉपिक्स कवर्ड ऑन 17 जुलाई। First is judicial review can't be available prior to speaker's decision. Second is NIShtha, National Initiative for the School Heads and Teachers Holistic Advancement. Third is Economic and Social Council, ECOSOC. Fourth is National Biopharma Mission, NBM. Fifth is Human Growth Hormone. Sixth is what is non-personal data. We have the topic जुडिशियल रिव्यू कांट बी अवेलेबल प्रायर टू स्पीकर्स डिसीजन, यानी कि जब तक स्पीकर अपना डिसीजन ना देके तब तक उसका जुडिशियल रिव्यू किया ही नहीं जा सकता। आप जुडिशियल रिव्यू किस चीज़ का करोगे? ठीक है, एंड दिस इज कवर अंडर जीएस पेपर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। राजस्थान के जो स्पीकर हैं सीपी जोशी, उनको नोटिस सर्व किया गया था, उन्होंने नोटिस सर्व किया था 19 कांग्रेस एमएलएस को, जिसके अंदर सचिन पायलट भी इंक्लूडेड थे, और उनसे ये पूछा गया कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए। एमएलएस के पास टाइम है 17 जुलाई तक का रिप्लाई करने का। कांग्रेस ने अपनी कंप्लेंट के अंदर जो उन्होंने स्पीकर को दी थी, उन्होंने एक्यूज़ किया था इन रेबल एमएलएस को कि ये पार्टी को जंप करने का अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो स्पीकर ने इनको नोटिस क्यों सर्व किया 19 कांग्रेस एमएलएस को? जो नोटिस इनको सर्व किया गया है वो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। आई थिंक मैं 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ, विजन में भी पढ़ा दिया है और इसमें इनसाइट में दोनों में पढ़ा दिया है। मैं ना आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पर्टिकुलरली जहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रखा था पहले वाला, जो मेरे को याद आएगा मैं रिकॉल करके। तो वैसे जिन लोगों ने मंथली मैगजीन पढ़ी हुई थी ना, उनको पता है मंथली मैगजीन में सीधा लिखोगे एंटी डिफेक्शन लॉ, वो वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। पर मैं कोशिश करता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वो लिंक, आप वहाँ से पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ समझ जाओगे ईजिली। Can the MLAs go to the court at any time before the 17 July deadline or to reply? Courts extremely reluctant रहे हैं इंटरफेयर करने के लिए, जो भी पावर होती है स्पीकर की 10th शेड्यूल के अंदर। लेकिन जब डिसाइड किया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन, तो स्पीकर के पास पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनके ऊपर कन्फर की गई है, उनको दी गई है। और इवन जब चैलेंज किया जाता है, तो जैसे कि जो कर्नाटका के केस में तो 2019 के अंदर कोर्ट ने टाइम दिया था कि स्पीकर को पहले डिसाइड करने दो उनकी प्लीज़ के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि होतो होलोहन वर्सेस जचीलू एंड अदर्स 1992 के केस के अंदर कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि जो ये स्वीपिंग डिस्क्रिशन होता है ना, ये स्पीकर को अवेलेबल होता है कि किस तरीके से क्या डिस्क्वालिफिकेशन अप्रूव करना है, जो भी एमएलएस वगैरह होता है उनका। और सेंटर के लेवल पर ये एमपीज़ में रहता है, स्टेट लेवल के ऊपर ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाता है। जो स्पीकर के डिसीजंस होते हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है सब्सिक्वेंटली, बट लेकिन कोर्ट उनके ऊपर कोई स्टे नहीं लगा सकता, यानी कि उस प्रोसेस को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। एक बार उसने डिसीजन दे दिया, उसको चैलेंज कर सकते हो कि डिसीजन सही था नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था, पर पहले नहीं कर सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अच्छे शब्द सुनाऊंगा इसके अंदर, आपको ध्यान से सुनना। जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी अवेलेबल एट अ स्टेज प्रायर टू द मेकिंग ऑफ अ डिसीजन। जब तक डिसीजन आपने लिया ही नहीं है स्पीकर ने कि भाई इस एमएलए को वो डिस्क्वालीफाई करेगा नहीं करेगा, तब तक उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या जुडिशियल रिव्यू लेगा? ठीक है, बाय द स्पीकर चेयरमैन एंड ए क्यूआरटी में एक्शन वुड नॉट बी परमिसिबल। क्यूआरटी में क्या होता है? बेसिकली दिस इज़ एन इंजक्शन, ठीक है ना, ताकि जो रॉन्गफुल एक्ट होते हैं उन सबको रिस्ट्रेन करने का। ठीक है, जिसके अब रॉन्गफुल एक्ट जो हो सकते हैं क्या हो सकते हैं? किसी भी तरह की थ्रेटनिंग हो सकती है, किसी भी तरह का इमिनेंट डेंजर हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें परमिसिबल नहीं है। नॉर वुड इंटरफेरेंस बी परमिसिबल एट एन इंटरलॉक्यूटरी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। अभी जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको स्पीकर को डिसाइड करना है डिस्क्वालीफाई करेंगे नहीं करेंगे, तो उस प्रोसेस के अंदर ना कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता है। पहले उनको प्रोसेस को पूरा होना दिया जाए, उसके बाद कुछ किया जाएगा। बिसाइड्स जो कोर्ट है वो रिव्यू करता है ओनली इन्फॉर्मिटीज़ बेस्ड ऑन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, यानी कि अगर आपने किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के इधर उधर कुछ किया है उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिव्यू करेंगे। मेलाफिडे, मेलाफिडे का मतलब क्या होता है? बैड फेथ। देखो, मेला वर्ड का मतलब समझो, मेला का मतलब होता है बैड और बॉन वर्ड का मतलब होता है गुड। जैसे बोनाफाइड बनाते हैं ना, बोनाफाइड बनवाना होता है तो एक ट्रस्ट सर्टिफिकेट टाइप का बनता है। फिडे वर्ड का मतलब होता है ट्रस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाई फाई,
HIFI बोलते हैं, हाई-फाई। तो FI का मतलब होता है फिडेलिटी, फिडेलिटी का वर्ड का मतलब ट्रस्ट, हाई-फाई का मतलब हाई ट्रस्ट, बोनाफाइड का मतलब होता है गुड ट्रस्ट, मालाफाइड का मतलब होता है बैड फेथ, बैड ट्रस्ट। कोई भी नॉन कंप्लायंस हो गया, रूल हो गया नेचुरल जस्टिस का, और परवर्सिटी वगैरह हो गया। फंडामेंटल राइट्स क्या है इसके अंदर? जो आउटस्टेट राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट हैं और जो बाकी 18 MLAs हैं, उन्होंने अप्रोच किया राजस्थान के हाई कोर्ट को और चैलेंज किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है 10th शेड्यूल के पैराग्राफ 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज A की, जिसके अंदर वॉलेंटरली दे आर गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। जो MLAs हैं उन्होंने कहा है कि जो प्रोविजन है वो इन्फ्रिंज करता है उनके राइट टू एक्सप्रेस द डिसेंट एंड इन ए वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एज ए लेजिस्लेचर। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, अरे हाँ, जो मैं आपको क्या बताऊंगा आप यहीं पर पढ़ लो, यही तो सब कुछ है। वो यहाँ पर लिंक भी दे दिया गया है, मैं तो पूरा नहीं समझा सकता एग्जैक्टली। एक काम करता हूँ, मैं वीडियो दे ही देता हूँ लिंक, उसमें ना ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी हूँ ऑलरेडी, तो दोबारा से बनाने ये सारी चीज़ें बताऊँगा, इससे बेटर है कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। जिनको आती होंगी उनके लिए ठीक हो जाएगा, जिनको नहीं आती होंगी वो लिंक से देख लेंगे। Now we have Nishtha. Nishtha is a national initiative for the school heads and teachers holistic advancement. This is covered under issues related to education. कंटेक्स्ट क्या है? यूनियन HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया है पहला ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम 1200 की रिसोर्स पर्सनस के लिए आंध्र प्रदेश के। ये जो रिसोर्स पर्सन है ये हेल्प करेंगे टीचर्स को मेंटर करने में आंध्र प्रदेश के, जो कि बाद में ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग लेंगे दीक्षा के ऊपर। दीक्षा क्या है ये भी मैंने एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। क्या ये कोई ऐप है, क्या ये वेब पोर्टल है, क्या ये कोई स्कीम है, ये है क्या? इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ये आपका इस टॉपिक का क्वेश्चन है। निष्ठा के बारे में जान लेते हैं फिर। दीक्षा और निष्ठा वैसे तो ये नेम्स हैं, लेकिन इनके ना अपने आप में पूरी की पूरी एक फुल फॉर्म है, वो बड़ी अच्छी फुल फॉर्म है। तो दीक्षा के बारे में आप मुझे बताइएगा, निष्ठा के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये जो इनिशिएटिव है एक इंटीग्रेटेड टीचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ध्यान रहे निष्ठा के अंदर हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का। ये पार्ट है हमारे नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट द एलिमेंट्री लेवल, जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर आता है समग्र शिक्षा के अंदर। समग्र शिक्षा के अंदर हमारी 3 तरह की स्कीम्स आती है, मैं आपको नीचे बताऊंगा। 2019 के अंदर निष्ठा को लॉन्च किया गया था फेस टू फेस मोड में। उसके बाद इसको 33 स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज़ में लॉन्च किया गया था, ठीक है। 23,000 की रिसोर्सेज पर्सनस हैं और 17.5 लाख टीचर्स हैं, यानी कि इतने की पर्सनस इतने लाख टीचर्स को ट्रेन करेंगे, ठीक है। इन सबको कवर किया गया है इस निष्ठा फेस टू फेस मोड के अंदर अभी तक। फीचर्स की बात करते हैं तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल होगा, जिसमें एजुकेशनल गेम्स होंगे, क्विजेज होंगे, सोशल इमोशनल लर्निंग होगी, मोटिवेशनल इंटरेक्शन होंगे, टीम बिल्डिंग, प्रिपरेशन फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इनबिल्ट कॉन्टिन्यूस फीडबैक मैकेनिज्म होगा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग नीड और इम्पैक्ट एनालिसिस वगैरह वगैरह, यानी कि ट्रेनिंग से पहले भी और ट्रेनिंग के बाद में भी। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पहले भी होगा बाद में भी होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये समग्र शिक्षा मुझे आपको बताना है। दीक्षा प्लेटफॉर्म तो मैंने आप लोगों से पूछा है, तो ये आप लोग ही मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों को समग्र शिक्षा के बारे में बताता हूँ। समग्र शिक्षा एक ओवर आर्काइंग प्रोग्राम है, ठीक है, स्कूल एजुकेशन के सेक्टर के लिए, उसको प्री स्कूल से क्लास 12 तक एक्सटेंड मेंटेन करने के लिए। और ये स्कीम को प्रिपेयर किया गया था, इसका जो ब्रॉडर गोल है ताकि स्कूल की जो इफेक्टिवनेस होती है ना उस सबको इम्प्रूव करना, और जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में उसको मेजर करना स्कूलिंग को, और इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स के लिए। इसके अंदर 3 स्कीम्स आती हैं, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और टीचर एजुकेशन TE। ये आपको तीनों का एक कि ये सबस्यूम है, तीनों ही ये पता होना चाहिए। प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लेते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव स्कीम के क्या है? समग्र शिक्षा के प्रोविजन होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, और लर्निंग आउटकम्स जो बच्चों का है उन सबको इंप्रूव करना है। सेकंड इज ब्रिजिंग सोशल एंड जेंडर गैप्स इन स्कूल एजुकेशन। कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां, उस सबको एक जो गैप होता है, लड़के ज़्यादा होते हैं लड़के कम होते हैं, स्कूल के थ्रू उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। एंश्योरिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। ध्यान रहे इन्होंने यहाँ पर इक्विटी वर्ड का यूज़ किया है, इक्वालिटी का नहीं। इक्वालिटी के अंदर आप सबको ही बराबर चीज़ दे देते हो। इक्वालिटी इज़ नॉट समथिंग वी रिक्वायर्ड। हालांकि हमारा राइट टू इक्वालिटी नहीं होना चाहिए, राइट टू इक्विटी होना चाहिए। ऑल्दो राइट टू इक्वालिटी भी अपने आप में जस्टिफाइबल है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? जिसको जितना रिक्वायर्ड है ना उसको उतना दो। जैसे रिजर्वेशन के अंदर है, रिजर्वेशन में क्या होता है, जनरल कैटेगरी के अंदर कुछ प्रोविजन से नहीं मिलते हैं, कुछ रिजर्वेशन मिलता ही नहीं जनरल कैटेगरी को। लेकिन ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी जो है उसका कोई परसिक्यूशन नहीं हो रहा होता है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक वेलबिंग नहीं हो रहा प्रॉपरली हो रहा होता है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। बट इक्वालिटी के चक्कर में वो मर जाते हैं। जब हम बात करते हैं ना इक्विटी की, इक्विटी के अंदर हम क्या करेंगे, अगर जनरल के अंदर कुछ लोगों को रिजर्वेशन रिक्वायर्ड है उनको भी देंगे, OBC में रिक्वायर्ड है उनको भी देंगे, SC ST में रिक्वायर्ड है उनको भी देंगे। कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि SC ST के अंदर वो लोग ऑलरेडी बहुत
बहुत सारे वेलबींग उनका एक जो वेलफेयर स्टेट में होते हैं फिर भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा होता है, क्योंकि वो इक्वालिटी के कारण होता है। तो इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो इक्विटी को इंश्योर करना, ठीक है, स्कूल एजुकेशन के सभी लेवल के ऊपर मिनिमम स्टैंडर्ड जो स्कूलिंग प्रोविजन के होते हैं उन सबको इंश्योर करना। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसको प्रमोट करना। वोकेशनलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि स्मॉल लेवल के ना कोर्सेज होते हैं। जैसे आप लोग क्या करते होगे कि कॉलेज के जो बच्चे होते हैं ना वोकेशनल कोर्सेज बहुत कर रहे होते हैं छोटे छोटे। किसी ने कोई मान लो बीएससी वाला है लेकिन उसको कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी है तो वो एक वोकेशनल कोर्स कर लेगा। कोई कंप्यूटर लैंग्वेज वाला है उसको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, उसको स्पेनिश सीखनी है तो वो एक वोकेशनल कोर्स कर लेगा। तो वोकेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कूल्स के अंदर। स्कूल के अंदर बच्चों को गर्मी की छुट्टियों वगैरह में समर कैंप्स वगैरह में भी किए जाते हैं। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बहुत डिबेट हुआ था कि इज़ इट नेसेसरी टू प्रोवाइड अनदर लेवल ऑफ लर्निंग इन द समर वेकेशंस एंड ऑल, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं बस। एंड सपोर्ट स्टेट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009 का, और ये सारा का सारा समग्र शिक्षा के अंदर भी आता है, ध्यान रहे। स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ SCERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड डाइट एज ए नोडल एजेंसी फॉर द टीचर ट्रेनिंग। Now we have United Nations Economic and Social Council, ECOSOC. This topic is covered under important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate. Context क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली एड्रेस किया था हाई लेवल सेगमेंट ऑफ इकोसॉक को। देखो हाई लेवल सेगमेंट ऑफ इकोसॉक ना एक तरह की जुलाई में होने वाला एक मीटिंग होता है। इसमें एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम भी होता है जहाँ पर सारे के सारे बहुत सारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के, सिविल सोसाइटी के, एकेडमिया के, ये सब के सब मिलते हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह उन सब के ऊपर डिस्कस करते हैं, उनका रिव्यू वगैरह किया जाता है एंड एवरीथिंग। थीम इस बार का क्या था? मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ UN डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। अबाउट के अंदर अगर हम इकोसॉक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो जो UN का चार्टर था उसके अंडर ये इस्टेब्लिश किया गया था इकोसॉक 1945 के अंदर। वन ऑफ द अदर 6 मेन ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस का है। बाकी 5 ऑर्गन्स क्या है उनके बारे में हम लोग नीचे जानेंगे अभी। ये प्रिंसिपल बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड द रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इशूज़ एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली अग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। इसके 54 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा। ओवरलैपिंग होती है 3 साल के टर्म्स की। इंडिया इसका मेंबर है इकोसॉक का 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। काम क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट करता है फॉर जो UN की 14 स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उन सबको, प्लस में जो 10 फंक्शनल कमीशंस हैं, 5 रीजनल कमीशंस हैं, और जो भी रिपोर्ट्स होती हैं 9 UN फंड्स वगैरह की, उन सबको रिसीव करना, प्रोग्राम्स वगैरह इशू करना, पॉलिसी रिकमेंडेशन UN के सिस्टम को और उसके मेंबर स्टेट्स को। प्रीलिम्स लिंक के अंदर देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या है यूनाइटेड नेशंस के, इकोसॉक का कॉम्पोजिशन, फंक्शन, हाई लेवल सेगमेंट ऑफ इकोसॉक ये तो हो ही गया था। UNGA वर्सेस UNSC की डिफरेंस ये भी इसी के अंदर ही कवर हो जाएगा। UN के मेन ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं। इसी के अंदर हम लोग यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल का डिफरेंस भी पढ़ लेंगे। जनरल असेंबली है वो मेन डेलिब्रेटिव है पॉलिसी मेकिंग के लिए, जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशंस का। जो 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं UN के वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं जनरल असेंबली के अंदर, और ये ओनली UN की बॉडी है जिसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। हर साल सितंबर के अंदर फुल UN मेंबरशिप की मीटिंग होती है जनरल असेंबली की हॉल के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, एनुअल जनरल असेंबली सेशन में, जहाँ पर जनरल डिबेट की जाती है। बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स अटेंड करते हैं इस एड्रेस को, डिसीजन लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, जैसे पीस, सिक्योरिटी के ऊपर, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, बजटरी वगैरह के ऊपर, मैटर के ऊपर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली के अंदर। डिसीजन जो होता है बाकी क्वेश्चंस के ऊपर वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। जनरल असेंबली हर साल इलेक्ट करती है एक जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को जो सर्व करता है 1 ईयर टर्म का ऑफिस। अब हम देख लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, UN की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। नॉन परमानेंट के अंदर रिसेंटली इंडिया सेलेक्ट किया गया था। हर एक मेंबर के पास 1 वोट होता है, और इस चार्टर के अंदर जो भी मेंबर स्टेट्स होते हैं वो ऑब्लिगेटेड होते हैं कि कंपाइल करते हैं काउंसिल के डिसीजन के अगेंस्ट, डिसीजन के साथ, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल लीड करता है, कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट होता है पीस वगैरह का, उसके अंदर कोई भी एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है उसमें लीड करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके 5 मेंबर कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US, चाइना इज़ देयर, रशिया इज़ देयर, फ्रांस इज़ देयर एंड UK। ये 5, और ये पाँचों क्यों हैं? क्योंकि जब UNSC बना था ना तो उस टाइम पर इन 5 कंट्रीज़ ने अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया हुआ था, इनके पास न्यूक्लियर पावर थी उस टाइम पर।
इकोसोक के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल एस्टेब्लिश हुआ था 1945 के अंदर ही यूएन चार्टर के अंदर चैप्टर 13 के अंदर। ये इंटरनेशनल सुपरविजन प्रोवाइड करता है 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ को, जिनको प्लेस किया गया था अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स। यानी कि ये वो कंट्रीज़ थी जिनके अंदर अपनी खुद की गवर्नमेंट वगैरह नहीं थी उस टाइम पर जब यूएन बना था, तो इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इनको बाकी स्टेट्स वगैरह के थ्रू हेल्प प्रोवाइड की जाती थी। देन वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल जुडिशियल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। ये पीस और इसकी जो सीट है वो पीस पैलेस में हेग विच इज़ इन नीदरलैंड्स। ये वन ऑफ दो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस का जो न्यूयॉर्क के अंदर नहीं है। कोर्ट का सिंपल सा काम होता है डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करना। इंटरनेशनल लॉ को लेकर कोई चीज़ होती है, कोई लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स वगैरह के, मेंबर स्टेट्स के, यूएन वगैरह के, उन सब के अंदर एक सेटलमेंट करना, जुडिशरी प्रोवाइड करना। देन वी हैव सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट के अंदर सेक्रेटरी जनरल आते हैं और थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल यूएन के स्टाफ मेंबर्स आते हैं जो डे टू डे वर्क करते हैं यूनाइटेड नेशंस का, और जो मैंडेट किया रहता है जनरल असेंबली के द्वारा और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं उन सब के द्वारा। नाउ वी हैव नेशनल बायोफार्मा मिशन NBM. This is covered under GS paper 3 Science and Technology Developments and their Applications and Effects in Everyday Life Achievements of Indians in Science and Technology, Indigenization of Technology and Developing New Technology. Context क्या है? BIRAC क्या होता है? ये होता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो एक काउंसिल है, इस काउंसिल ने अनाउंस किया है कि ZYCOVD ये जो प्लाज्मिड DNA वैक्सीन डिज़ाइन की गई है और डेवलप की गई है जायडस के द्वारा, इसको पार्शियली फंड किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, और इन्होंने इनिशिएट कर दिया फेज़ 1 और फेज़ 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स हेल्दी सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। मेकिंग इट द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप। इंडिजिनसली का मतलब क्या होता है? इंडिया में ही डेवलप की गई है। अब ये इंडी वर्ड इंडिया का नहीं है, इंडिजिनसली का मतलब होता है कि अपनी ही टेरिटरी के अंदर, अपनी ही जो कंट्री होती है उसके अंदर डेवलप करना। अगर फिनलैंड किसी मेडिसिन को अपनी कंट्री में डेवलप करेगा तो वो उसको इंडिजिनसली ही बोलेगा। तो वैक्सीन है कोविड-19 के लिए और इसको ह्यूमंस के लिए अभी एडमिनिस्टर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने पार्टनर किया था जायडस के साथ ताकि जो रैपिड डेवलपमेंट हो सके इंडिजिनस वैक्सीन के लिए कोविड-19 का अंडर नेशनल बायोफार्मा मिशन। नेशनल बायोफार्मा मिशन क्या होता है? पहली बात तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं कि वर्ड को पकड़ लिया करो। नेशनल है, बायो मतलब कुछ मेडिकल टाइप का लाइफ का हो गया, फार्मा मतलब वही मेडिकल वगैरह हो गया, और कोई मिशन है तो एक इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेटिव मिशन है ताकि इंडिया के अंदर बायो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया जा सके। 2017 में ये लॉन्च किया गया था। इसकी टोटल कॉस्ट है 1500 करोड़, ठीक है ना, और 50% इसको को फंड किया था वर्ल्ड बैंक के लोन के द्वारा, और इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वही BIRAC बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इस मिशन के अंडर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इनोवेट इन इंडिया। इनोवेट इन इंडिया का मतलब क्या हो गया? इंडिया के अंदर ही आप इनोवेशन करना, ठीक है, नई नई चीज़ें डेवलप करना, डिस्कवर करना, उन पर रिसर्च करना, यहीं पर बनाना एक प्रोग्राम। किस लिए? स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को प्रमोट करने के लिए। जो I3 प्रोग्राम था ना हमारा, इंडिया के बारे में यही खासियत है यार, ये एक्रोनिम वगैरह जो होते हैं ना बड़े खतरनाक बनाते हैं इंडियंस। जैसे हम लोगों ने पहले न्यूज़ में पढ़ा था निष्ठा, दीक्षा, इन सब के बड़े बड़े खतरनाक एक्रोनिम्स होते हैं। स्वयं हो गया। टू क्रिएट एन इनेबलिंग इकोसिस्टम जो प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग बायोफार्मा सेक्टर के अंदर। इसके फोकस जो है वो 4 वर्टिकल्स के ऊपर है, वेरी इंपॉर्टेंट 4 वर्टिकल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट लीड्स फॉर वैक्सीन्स, बायोसिमिलर और मेडिकल डिवाइसेस जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत रेलिवेंट हैं और जिनकी नीड है कि उनके ऊपर फोकस किया जाए और पार्टनरशिप्स वगैरह को मैनेज किया जाए। अपग्रेडेशन ऑफ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश देम एज सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिस्कवरी वैलिडेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसेज टू हेल्प इनहेंस इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरलिंकेजेस। 4 वर्टिकल्स हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देख लेते हैं नेशनल बायोफार्मा मिशन, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स हो गया, इनोवेटिव इंडिया बता दिया मैंने, BIRAC के बारे में हो गया। डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA वैक्सीन ये देख लेते हैं हम एक बार। RNA वैक्सीन जो होती है ना, ये एक नोवेल टाइप की वैक्सीन है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है RNA कंटेनिंग वेक्टर के द्वारा, जैसे कि लिपिड नैनो पार्टिकल्स हो गए। जस्ट लाइक अदर वैक्सीन, RNA वैक्सीन जो होती है इसका इंटेंशन वही होती है, ये इंड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन जो कि बाइंड करता है पोटेंशियल पैथोजेंस के साथ। जब हम बात करते हैं DNA बेस्ड वैक्सीन की, तो DNA वैक्सीन जो होती हैं 3rd जनरेशन वैक्सीन होती हैं, ठीक है। अभी डिफरेंस आपको याद होना चाहिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। उनके अंदर DNA होता है जो कोड करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जो कि एंटीजेंस होते हैं एक पैथोजन से। DNA इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर और वो सेल्स तक जाता है जहाँ पर नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन बेस्ड जो कि जेनेटिक कोड के ऊपर होता है प्लाज्मिड में जो उन्होंने टेकन अप किया होता है। तो ये 2 डिफरेंस होते हैं, बेसिक डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है इसके अंदर।
एक जो मेजर आपको याद रखना पड़ेगा कि आरएनए जो होता है वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, डीएनए जो होता है वो बाइंड कर लेता है अपने आप को एंटीजेंस वगैरह के साथ में, और डीएनए थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती है। ये आई थिंक सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है दोनों के रिगार्डिंग। इससे ज़्यादा कुछ आपसे पूछेंगे नहीं डेप्थ के अंदर। नाउ वी हैव ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। दिस टॉपिक इज कवर्ड अंडर अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड द इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कंटेक्स्ट क्या है, एक फर्स्ट ऑफ काइंड ऐसा केस मिला है जहाँ पर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट थे और नेशनल चैंपियन वेट लिफ्टर थे प्रदीप सिंह, उनको HGH के लिए पॉजिटिव पाया गया। HGH क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और उनको एक प्रोविजन मिला है 4 ईयर के सस्पेंशन का। जब उनका जो ब्लड सैंपल टेस्ट किया गया था उसमें HGH मिला था, तो कि प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कंपटीशन वगैरह में यूज़ करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, आप इस प्रोटीन को, इस हार्मोन को यूज़ नहीं कर सकते हो। किसने इसको प्रोहिबिट किया हुआ है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA, काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है स्पोर्ट्स वगैरह को लेकर, ठीक है। अच्छा, डोपिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, डोपिंग वर्ड का मतलब ही होता है इम्प्योरिटीज़ ऐड करना। तो आप अपनी नेचुरल बॉडी के अंदर ऐसी कोई इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हो जो आपकी बॉडी के अंदर मसल्स वगैरह को स्टिमुलेट करती है, स्टेमिना बढ़ा देती है सडनली, इस तरह की आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हो, उसी के रिगार्डिंग एक एजेंसी है। तो HGH क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। HGH को ऐसा माना जाता है कि वो मसल मास इंक्रीज़ करता है, स्ट्रेंथ वगैरह मिलती है, टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है बहुत जल्दी, ठीक है। और इसको यूज़ किया जाता है डोपिंग एजेंट के द्वारा पावर और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स के लिए। ये बॉडी के अंदर इट इज़ प्रोड्यूस इन द बॉडी में प्रोड्यूस होता है और ये सिक्रीट किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, आपकी जो दोनों आईब्रोज होती है ना, जो दोनों आइज़ के बीच में जो एरिया होता है नोज़ के ऊपर, जहाँ पर जनरली वी से दैट आवर सोल रिजाइड्स हियर, दोनों आईब्रोज के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है फोरहेड पे, यहाँ पर होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जब ये ग्लैंड रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन को, इसी के कारण सिक्रेशन होती है प्रोटीन की जो होता है IGF-1 सिल्वर से। ये प्रोटीन जो अल्टीमेटली स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ बोन्स को, मसल्स को और अदर टिश्यूज़ को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाडा के बारे में देख लेते हैं, WADA के बारे में। एक फाउंडेशन है जिसको इनिशिएट किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, जो कि बेस्ड है कनाडा के अंदर। वाडा कनाडा में बेस्ड है, ठीक है। IOC जो है ये स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है। ये प्रमोट, कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करता है फाइट अगेंस्ट ड्रग यूजेज इन स्पोर्ट्स। 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ठीक है, जो को फंड करते हैं इक्वली स्पोर्ट्स मूवमेंट और गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के अंदर। एक सवाल मैं मॉन्ट्रियल से पूछता हूँ आपको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस रिगार्डिंग था? बस एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, ये मुझे बताना ज़रा। जो एजेंसी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें साइंटिफिक रिसर्च होती है, एजुकेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटी डोपिंग कैपेसिटीज़, मॉनिटरिंग ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड जिसके प्रोविजंस को एनफोर्स करता है, यूनेस्को का इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। प्रीलिम्स लिंक के अंदर हम लोगों को देखना है, ब्रीफ ओवरव्यू लेना है यूनेस्को का इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट। वाडा का तो हो ही गया है। IOC के बारे में देखते हैं, HGH हो गया है, रोल ऑफ HGH हो गया है, IGF प्रोटीन हो गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट के बारे में देखते हैं, तो एक मल्टीलेटरल यूनेस्को ट्रीटी है जिसके अंदर जो स्टेट्स ने एग्री किया था कि वो नेचुरल मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे ड्रग डोपिंग स्पोर्ट के अंदर, ठीक है। 2005 के अंदर इसको ड्राफ्ट किया गया था, साइन भी किया गया था 2005 के अंदर, लेकिन इफेक्टिव हुई थी 2007 से, ठीक है। और इसके बाद इसको 30 स्टेट पार्टीज ने रेटिफाई किया था। 2018 तक इस कन्वेंशन को 187 स्टेट्स ने रेटिफाई कर लिया है, जिसके अंदर 185 तो UN के मेंबर स्टेट्स हैं, प्लस में कुक आइलैंड है और स्टेट ऑफ पैलेस्टीन है। कुछ 8 UN मेंबर्स हैं स्टेट के जो इसका विच आर नॉट द पार्टीज टू दिस कन्वेंशन। जो कौन से स्टेट्स हैं, बस नाम सुन लो एक बार, अफगानिस्तान, ईस्ट टाइमोर, गिनी बिसाऊ, लेबनान, लिechtenstein, मॉरिटानिया, साओ टोमे प्रिंसिपे, साउथ सुडान। बस आपके लिए एक बार ये नाम पढ़ना ही ज़रूरी था, इंपॉर्टेंस तो हम लोगों ने इसकी देख ही ली है कि बेसिक। एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एक नॉन गवर्नमेंटल, ध्यान रहे, नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है। इसको फाउंड किया गया था 1894 के अंदर। ये दिस अथॉरिटी इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स, ठीक है। हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो 1992 तक ना ये समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स है ना, ये सेम ईयर में हुआ करते थे। उसके 1992 के बाद IOC ने शिफ्ट कर दिया था विंटर ओलंपिक्स को इवन ईयर्स के लिए समर गेम्स के अंदर, जिससे क्या होता था कि प्लानिंग का स्पेस मिल जाता था, ठीक है। दोनों इवेंट्स के अंदर फाइनेंशियल बैलेंस बन जाता था IOC के लिए, एक प्रोपोर्शनलिटी मिल जाती थी ग्रेटर इनकम के लिए ओलंपिक ईयर्स के अंदर। नाउ वी हैव व्हाट इज़ नॉन पर्सनल डेटा। दिस टॉपिक इज कवर अंडर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़। कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, उन्होंने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है। इस कमेटी का नाम आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए,
ये जो गवर्नमेंट की कमेटी है 2019 में फॉर्म हुई थी, इसको हेड करते हैं इन्फोसिस के को फाउंडर कृष्ण गोपाल कृष्णन। उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो नॉन पर्सनल डेटा जनरेट किया जाता है कंट्री के अंदर could be allowed to be harnessed by various domestic companies and entities। ध्यान रहे, पहले ये देख लेते हैं what is non-personal data। Any set of data which does not contain personally identifiable information। ठीक है, this means that no individual or living person can be identified by looking at such data। बेसिकली आपके बारे में कोई ऐसा डेटा जिसको देख करके आपके बारे में कोई न्यूज़ ना मिलती आपके आइडेंटिटी के रिगार्डिंग, दैट इज़ नोन एज नॉन पर्सनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, while other details collected by a food service delivery will have the name, age, gender and other contact information of an individual, it will become non-personal data that if the identifiers such as name and contact information are taken out। यानी कि आप जब कोई ऑर्डर बुक करते हो, जोमेटो से कर दिया आपने, तो अपना नेम बताते हो, एड्रेस बताते हो, फ़ोन नंबर बताते हो, बाकी जो डिटेल उसके अलावा जो भी हो गई ना कि भाई किस लोकेशन के ऊपर किस तरह का फूड ज़्यादा ऑर्डर किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है, सपोज़ करते हैं आप न्यू दिल्ली में रहते हो, आप सीपी में रहते हो सपोज़ करते हैं, तो सीपी के अंदर एक पर्टिकुलर जोन होगा, ठीक है, उस एरिया के अंदर इस टाइप का फूड ज़्यादा डिलीवर किया जा रहा है, तो एक डेटा बन जाता है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, इसको यूज़ कर सकता है फूड सर्विस वाले या फिर रेस्टोरेंट्स वाले कि भाई इस तरह के फूड की ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, लेकिन उसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना हो, किसी का नाम ना हो, किसी का प्रॉपर एड्रेस ना हो। ध्यान रहे, मैं प्रॉपर एड्रेस बोल रहा हूँ, लोकेशन दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट प्रॉपर एड्रेस ना हो, किसी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, फिर वो बन जाएगा नॉन पर्सनल डेटा। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट कमेटी ने क्लासिफाई किया है नॉन पर्सनल डेटा को 3 मेन कैटेगरीज के अंदर, पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा और प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। वो सारा डेटा जो कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और उनके एजेंसीज के द्वारा, जैसे सेंसस हो गया, डेटा हो गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, टैक्स रिसीट्स वगैरह हो गया, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है किसी भी एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब जो कोई भी एग्जीक्यूशन होता है पब्लिक फंडेड वर्क का, वो सारा का सारा नॉन पर्सनल डेटा होगा, वो पब्लिक वर्क काउंट होगा। देन वी हैव कम्युनिटी वाला, एनी डेटा आइडेंटिफायर्स अबाउट अ सेट ऑफ पीपल हु हैव आइदर द सेम जोग्राफिकल लोकेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सीपी वाला अभी, रिलीजन, जॉब हो गया, या फिर कोई और कॉमन सोशल इंटरेस्ट हो गया, जैसे कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो कौन से सिटी के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो एक अकेडमी में क्रिकेट खेलते थे, तो वो एक नॉन पर्सनल डेटा हो गया। फिर प्राइवेट हो जाता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इसको ड्राइव करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्योरिटी सॉफ्टवेयर और नॉलेज के द्वारा। तो उस ड्राफ्ट में कुछ सजेशंस दिए गए थे, वो क्या थे, एक सेपरेट लेजिस्लेशन होना चाहिए जो नॉन पर्सनल डेटा को गवर्न करेगा, ये बहुत अच्छा सजेशन है। एक नई रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी, NPDA। इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया था और डिफाइन किए थे कुछ नए स्टेक होल्डर्स, कुछ नए हिस्सेदार नॉन पर्सनल डेटा के रिगार्डिंग। इसमें डेटा प्रिंसिपल होगा, डेटा कस्टोडियन होगा, डेटा ट्रस्टी होंगे, डेटा ट्रस्ट होगा, कंटूर्स होंगे उनके ऑब्लिगेशन को लेकर, मैकेनिज्म होगा डेटा शेयरिंग को कैसे एनेबल करना है। और सजेशन में एक और क्या था कि एक सेट सर्कमस्टांसेस होंगे जिसके अंदर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन पर्सनल डेटा कलेक्ट करेगी, इट नीड्स टू बी रेम्यूनरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर इस तरह के सजेशन वगैरह की, इस तरह के एक रेगुलेटरी बॉडी की नॉन पर्सनल डेटा के रिगार्डिंग एक रेगुलेशन की नीड क्या आई है। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि हम लोग डेटा को एज एन एसेट ट्रीट करें विच इज़ मोनेटाइज, यानी कि उसमें पैसा यूज़ किया जा सकता है डायरेक्टली या फिर ट्रेडिंग के द्वारा या फिर इनडायरेक्टली या फिर कोई सर्विस ऑन द टॉप ऑफ दैट उसको डेवलप करने के बाद। एक डेटा इकोनॉमी के अंदर वो कंपनीज जिनके पास लार्जेस्ट डेटा पूल्स होता है वो आउटसाइज करती हैं और जो साइज्ड अनबीटेबल टेक्नो इकोनॉमिक एडवांटेजेस को, ध्यान रहे, समझ में आ रहा है, एक बार दोबारा सुनने की कोशिश करो। इन ए डेटा इकोनॉमी, एक डेटा इकोनॉमी के अंदर कंपनीज विद लार्जेस्ट डेटा पूल्स हैव आउटसाइज्ड एंड सीज्ड अनबीटेबल टेक्नो इकोनॉमिक एडवांटेजेस। वो कंपनियां जिनके पास डेटा पूलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उन्होंने टेक्नो इकोनॉमिक एडवांटेजेस को आउटसाइज कर दिया। बेसिकली उनके पास कुछ एडवांटेज चला गया है, ठीक है। डेटा को यूज़ करके दे कैन मैनिपुलेट द गवर्नमेंट, दे कैन मैनिपुलेट द पॉपुलेशन इन अ सर्टेन मैनर। इन कंपनीज के पास हैविंग लेवरेज देयर फर्स्ट मूवर एडवांटेज टू क्रिएट लार्ज पूल्स ऑफ डेटा मीन दैट स्मॉलर स्टार्टअप्स आर ऑफ्टन स्क्वीज्ड आउट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड देयर आर सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू देयर एंट्री। जब इनके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, यानी कि बड़ी कंपनी से स्टार्टिंग से लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके कारण छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो अपने स्टार्टअप वगैरह को एक्सपैंड नहीं कर पाते, उनको एक श्रिंकेज साइड मिल जाता है, आउटसाइड कर देते हैं इनको। इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन यूजर्स बेस भी हमारे पास है, बाय एक्सटेंशन वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा मार्केट्स है वर्ल्ड के अंदर। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या है नॉन पर्सनल डेटा को लेकर। मई 2019 के अंदर यूरोपियन यूनियन एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क लेके आया था फ्री फ्लो ऑफ नॉन पर्सनल डेटा के लिए यूरोपियन यूनियन के अंदर, जहाँ पर ये सजेस्ट किया गया था कि जो मेंबर स्टेट्स होंगे यूनियन के वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ जब ये डेटा शेयरिंग की बात आएगी। तो
कुछ और कंट्रीज़ भी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर देर आर नो नेशन वाइड डेटा प्रोटेक्शन लॉज, ठीक है, जैसे कि वेदर फॉर पर्सनल या फिर नॉन पर्सनल। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ना पर्सनल की कोई दिक्कत है ना नॉन पर्सनल की। तो फाइनल ड्राफ्ट के अंदर क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए? फाइनल ड्राफ्ट जो होना चाहिए नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का, उसमें क्लियरली ये होना चाहिए, रोल्स डिफाइन करो, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे, डेटा प्रिंसिपल क्या होगा, डेटा कस्टोडियन कौन होंगे, डेटा ट्रस्टीज कौन होंगे, इसको क्लियरली डिफाइन करो। रेगुलेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कंसाइज होना चाहिए कि किस तरह की सर्टेनिटी प्रोवाइड करेगा मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को। डिमार्केट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। डिमार्केट का मतलब उनकी बाउंड्री सेट कर दो, किसका कितना रोल है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स इट।